Namaskar, Jai Hind. Myself, Navnit Kumar P. Jadhav from Tolan Institute of Commerce, Adipur, Kutch. Today, I am talking about a brief of Kabaddi, a house home game of India. फ्रेंड्स, आपके सामने ये जो पिक्चर्स दिख रहा है वो क्या है? फ्रेंड्स, ये जो पिक्स है वो महाभारत के कुरुक्षेत्र में जब युद्ध चल रहा था तब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का रचना की थी। वो पिक्स है जिसमें कौरव सेनाओं के मध्य में वीर अभिमन्यु युद्ध लड़ रहा है, वो पिक्स है। मैं बात कर रहा हूं कबड्डी की, तो कबड्डी की शुरुआत कैसे हुई होगी वो एक छोटा सा शुरुआत कही जाए तो यहां से हो सकती है, ऐसा मान सकते हैं। A little history of Kabaddi. The game might have developed during prehistoric times when man was forced to defend himself from sudden attack from ferocious beasts. They used to form groups of individual and attack the animal. Kurukshetra, a very absorbing episode exceptionally told in one of the famous Indian epic Mahabharata. Arjun was very good at this art. He used to go into the enemy's wall to destroy them and used to come back unhurt. Gautam Buddha was also using this game as means to know his inner strength and stamina, and manuscripts say that through this game only he got his bride. इंडिया ने कबड्डी गेम के विकास, प्रचार और प्रसार के लिए 1936 ओलंपिक गेम्स बर्लिन, जर्मनी में जब हुई तब इंडिया से एक टीम कबड्डी की वहां पर भेजी गई थी और वहां पर कबड्डी गेम का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। 1950s में एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और कबड्डी का स्वरूप निश्चित किया। फ्रेंड्स, origin of kabaddi. Kabaddi is a very popular team sport which needs skills and powers and conflates the characteristics of wrestling and rugby. It is originated in India 4000 years ago. It is widely played across the Indian subcontinent. Originally, it was intended to develop self-defense. It is a simple and inexpensive game and does need a massive playground nor expensive equipment. फ्रेंड्स, कबड्डी 4000 साल से भी पुरानी खेल है। रेसलिंग और रग्बी जैसे स्किल्स और फिटनेस की जरूरत है। इंडिया और हिंदुस्तान के आसपास के कई देशों में ये गेम खेली जा रही है। ये बहुत ही सिंपल गेम है, बहुत ही खर्चा नहीं है और इसमें छोटा सा एक मैदान की जरूरत होती है और इनएक्सपेंसिव गेम है, ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता है। प्रोलॉग. Kabaddi is an outdoor team sports. It is requires stamina, both mental and physical skills, extraordinary reflex and exceptional eye, hand and leg coordination. Only human body, no other gadgets. Inexpensive game, very popular in villages. Friends, Kabaddi game आउटडोर कॉम्पिटिशन, आउटडोर खेल है। खेलने के लिए खिलाड़ी के पास शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता चाहिए, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिटनेस चाहिए, रिफ्लेक्सेशंस ऑफ बॉडी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, स्टेमिना चाहिए, पावर चाहिए और खास
आंख, हाथ और पैरों का कोऑर्डिनेशन चाहिए। केवल शरीर से ही ये गेम खेली जाती है। दूसरा कोई गैजेट्स की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम खर्च में ये गेम खेल सकते हैं और हिंदुस्तान के छोटे से गांव से लेकर मेट्रो सिटी तक ये गेम पॉपुलर है। आज विश्व में गांव से लेकर विश्व में बड़े बड़े देशों तक कबड्डी गेम का डेवलपमेंट हुआ है। ओके फ्रेंड्स, कबड्डी जो वर्ड है उसको अलग अलग रीजन में अलग अलग परिभाषा में बोला जाता है। जैसे कि वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड में हतुतुतु के नाम से बोला जाता है। ईस्टर्न साइड में हड्डू डुडू नाम से कबड्डी कबड्डी बोला जाता है। साउथ में चेडो गुडू नाम से जानते हैं। और ये जो थिचुक जो वर्ड है वो थाईलैंड कंट्री, हमारे इंडिया के बाजू में एक थाईलैंड कंट्री है, वहां पर थिचुक करके ये वर्ड बोला जाता है। परंतु एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कबड्डी के लिए केवल कबड्डी कबड्डी ही चैंटिंग करना है और कबड्डी वर्ड को ही मान्यता मिली हुई है। कबड्डी, ओनली कबड्डी बोला जाता है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स। कबड्डी खेल का ऑब्जेक्टिव क्या है? The main objective of this game is grab points by raiding into the opponent's court and touching as many opponent players as possible without getting caught on a single breath. Each player chanting kabaddi, kabaddi, kabaddi enters into the opponent court and try to touch the defense players nearest to him, while the opponents make tactical coordinated efforts to catch the player. कॉर्ट, कबड्डी खेल के लिए एक सुव्यवस्थित कॉर्ट चाहिए। हम बोले तो मैदान चाहिए। कबड्डी खेलने के लिए अच्छे से अच्छा कॉर्ट के लिए आपको मिट्टी का कॉर्ट बनाना है तो आपको सॉफ्ट मिट्टी चाहिए और उसमें आपको वाटरिंग करना पड़ता है, मार्किंग करनी पड़ती है, मेजरिंग के साथ मार्किंग करना पड़ता है ताकि खेल को आप नियम के अनुसार खेल सके। फ्रेंड्स, यहां पर जो कबड्डी का कॉर्ट है उस कॉर्ट में यहां पर जो लाइन है वो है साइड लाइन बोलते हैं उसको। ये जो एरिया है वो लॉबी है। यहां से यहां तक ये कबड्डी कॉर्ट की चौड़ाई है, ये लेंथ है। ये कबड्डी कॉर्ट के मध्य में जो सेंट्रल लाइन बनी है, मिड लाइन बोलते हैं उसको, यहां से 3.75 मीटर्स की दूरी पर बक लाइन रेखा बनाई जाती है। यहां से 1 मीटर की दूरी पर बोनस लाइन होती है। बोनस लाइन, बक लाइन से बोनस लाइन का डिस्टेंस 1 मीटर होता है और बोनस लाइन से एंड लाइन तक, बोनस लाइन से एंड लाइन तक 1.75 मीटर की दूरी पर एंड लाइन बनती है। यहां पर जो खिलाड़ी आउट होते हैं वो सिटिंग ब्लॉक एरिया में यहां पे बैठते हैं। फ्रेंड्स, कबड्डी कॉर्ट का डिटेल्स मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में दूंगा। अभी फिलहाल हम इतना ही देखते हैं। ये 13 मीटर्स उसकी लेंथ है, चौड़ाई 10 मीटर है, 10 मीटर रखी गई है। बाकी का डिटेल्स मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा। ओके, फील्ड ऑफ प्ले मेजरमेंट्स ऑफ कबड्डी कॉर्ट फॉर मैन एंड जूनियर बॉयज 13 मीटर लेंथ by 10 meter width. For the women and junior girls, 12 meter length and 8 meter width of the court.
Okay, uh, in the kabaddi, a team members, a total number of players in each team is 12, and 7 players are allowed to the playing court. Rest 5 players will be kept reserve player. During the game, only captain is allowed to instruction to the players in his team. कबड्डी खेल में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 7 खिलाड़ी ऑन द फील्ड खेलते हैं और 5 खिलाड़ी एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं, रिजर्व प्लेयर होते हैं, जो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूट के लिए मैं बाद में बात बता रहा हूं. एक टीम में एक खिलाड़ी का वेट सीनियर वयस्क पुरुष वर्ग की कंपटीशन के लिए एक खिलाड़ी का वजन 85 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जहां पर जूनियर बॉयज के लिए 70 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए. विमेन के लिए एक खिलाड़ी का वजन 75 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जूनियर गर्ल्स के लिए 65 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए. मीन्स कि ये वेट कैटेगरी है. वेट कैटेगरी ये 85 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए पुरुष वर्ग में, 70 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए जूनियर बॉयज के लिए, सीनियर गर्ल्स के लिए 75 केजी से ऊपर नहीं होना चाहिए और जूनियर गर्ल्स के लिए 65 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए. कबड्डी गेम का टाइम क्या है, समय मर्यादा क्या है? कबड्डी गेम की समय मर्यादा निश्चित की हुई है, जहां पर सीनियर मैन और जूनियर बॉयज के लिए 20 मिनट का खेल, 5 मिनट का ब्रेक, तत्पश्चात फिर से सेकंड हाफ 20 मिनट का होगा गर्ल्स सेक्शन के लिए. महिलाओं के लिए, सीनियर महिलाओं के लिए 15 मिनट का खेल, 5 मिनट का ब्रेक और फिर से सेकंड हाफ 15 मिनट का. गर्ल्स और सीनियर विमेन के लिए 15/15 का गेम होगा और मैन और जूनियर बॉयज के लिए 20 मिनट का खेल, 5 मिनट का ब्रेक और 20 मिनट का वापस खेल होगा. टॉस. कबड्डी खेल के लिए सबसे पहले दोनों कप्तानों को रेफरी कोर्ट के मध्य बुलाते हैं और दोनों के बीच कॉइन टॉस अप होता है. जो विनर्स प्लेयर है वो विनर्स प्लेयर या तो रेड की डिमांड करता है या तो वो कॉर्ट चयन करता है, लेफ्ट या राइट साइड का कॉर्ट चयन करता है. ओके. द टीम with the maximum score at the end is declared as winner. If a match ended in a tie, then 2 to 5 minutes duration are given. Means कि कबड्डी का 20 मिनट का गेम, 5 मिनट का ब्रेक, फिर से 20 मिनट का गेम समाप्त होता है और मैच टाई होती है. तो क्या होता है? तो 5-5 मिनट के 2 हाफ खेले जाते हैं, तत्पश्चात भी टाई रहती है. तो गोल्डन रेड से फैसला होता है कि कौन विनर है, कौन लूजर है. गोल्डन रेड में भी अगर रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है तो टॉस कॉइन होता है. एंड ऑफ द बोथ हाफ्स, मोर पॉइंट्स टू पर्टिकुलर टीम, ही सी टीम इज विनर. फ्रेंड्स, कबड्डी का जो आधुनिक स्वरूप है, जो ये आप दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मैट है. ये जो है वो मैट है. ये मैट के ऊपर वाइट टैप लगाई हुई है जो मार्किंग किया है, मेजरमेंट के साथ मार्क किया है. ओके. और ये जो प्लेयर्स अभी इंडिया टीम खेल रही है, जो कॉर्ट सिंथेटिक रबर फॉर्म के कॉर्ट पे खेलते हैं,
वहां पर खिलाड़ी को कंपलसरी शूज पहनना ही है। ओके, ये आधुनिक नया स्वरूप है जो हम प्रो कबड्डी में या तो बाकी इंटरनेशनल मैचेस में या नेशनल्स गेम्स में या इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में हम ऐसी स्पर्धाएं, ऐसा कोड देखते हैं। अब फ्रेंड्स, कबड्डी के लिए क्या रिक्वायरमेंट, क्या नेसेसरी स्किल्स है, वो है एक तो टैकल स्किल्स होना चाहिए और रेडिंग स्किल्स होनी चाहिए। मीन्स अटैकिंग स्किल्स एंड डिफेंसिव स्किल्स। शुरुआत करते हैं हम डिफेंसिव स्किल्स के साथ। डिफेंस स्किल्स, यहां पर 3 खिलाड़ी आप देख सकते हैं, 3 खिलाड़ी डिफेंस कर रहे हैं, जबकि रेडर और डिफेंस प्लेयर्स के बचने के लिए पूरी मेहनत और ताकत लगाता है। ओके फ्रेंड्स, डिफेंस स्किल्स का पहला स्किल है ब्लॉक। ब्लॉक कैसे करते हैं? सिंगल ब्लॉक है, आप देख सकते हैं ये सिंगल ब्लॉक कर रहा है। अपना बॉडी से रेडर्स को यहां पर कमर से, लोअर बॉडी पोर्शन से उनको पकड़ने का ट्राई कर रहे हैं। और वो जो ब्लॉक कर रहा है, ये खिलाड़ी जो रेडर को ब्लॉक किया है, रेडर्स को वापिस सेंट्रल लाइन से अपने कोर्ट में जाने के लिए डिफेंडर्स ने अपनी पूरी बॉडी से हेड, हाथ और यहां ये पूरा बैलेंस बनाते हुए रेडर्स को रोक के रखा है, ब्लॉक किया है, उसको जाने नहीं देते आगे। जब वो ब्लॉक करता है, सिंगल ब्लॉक करता है, तो बाकी के 1, 2 और 3 प्लेयर उसके ऊपर अटैक करेंगे और रेडर्स पकड़ा जाएगा। ये स्किल के लिए डिफेंडर्स के पास मजबूत, स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स स्ट्रेंथ, आर्म स्ट्रेंथ, लेग स्ट्रेंथ, चेस्ट स्ट्रेंथ, वो सब होना चाहिए, मस्कुलर पावर होना चाहिए, तब जाके ये ब्लॉक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वेस्ट होल्ड, जब प्लेयर रेड लेकर आता है, तब डिफेंडर्स अपने दोनों हाथों से रेडर्स की कमर को यहां से पकड़ते हैं। ये दोनों हाथ से कमर को पकड़ा है, कमर को जैसे ही पकड़ेगा और डिफेंडर्स खिलाड़ी अपने कोर्ट के मध्य में उसको पुल करता है, खींचता है, तब बाकी प्लेयर्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और ये तभी संभव है जो कमर से वो पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं, पूरे बल लगा के, ताकत लगा के रेडर्स को पकड़कर नीचे पटकते हैं। ये वेस्ट होल्ड स्किल है। फ्रेंड्स, थाई होल्ड, डिफेंस प्लेयर्स का ये भी एक बहुत ही अच्छा खासा स्किल्स है, जो रेडर्स की थाइस से वो लॉक कर देते हैं, यहां पे थाइस से उसको कॉट करते हैं। जैसे ही रेडर्स रेड लेकर अपोनेंट कोर्ट में जाता है, डिफेंडर्स अपने दोनों हाथों से चपड़तापूर्वक दोनों हाथ से रेडर्स का ये थाइस का होल्ड कर, थाई को कस के पकड़ लेते हैं, ताकि खिलाड़ी सेंट्रल लाइन क्रॉस करके उनके कोर्ट में न जा सके। पैर भी अप हो गए, जैसे ही पैर अप हो जाएगा रेडर्स डाउन हो जाएगा और बाकी के खिलाड़ी अटैक कर देंगे। तो ये थाई होल्ड के लिए डिफेंडर्स के पास मस्कुलर पावर होना चाहिए, बाइसेप्स पावर होने चाहिए, ट्राइसेप्स पावर अच्छी होनी चाहिए, चेस्ट मसल्स अच्छे ग्रो होने चाहिए। थ्रस्ट, आमतौर पर कबड्डी में जब हम ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक करते हैं, तो रेडर्स को जब आउट करना होता है, रेडर्स बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, चपड़ता के साथ वो रेड लगाता है, और रेडर कहीं भूल करता है ड्यूरिंग द रेड नियर इज द लॉबी, जब रेडर खेलता है और रेडर वापिस अपने कोर्ट में जाने की चेष्टा करता है, तभी डिफेंडर प्लेयर जो कवर करते हैं, डिफेंडर्स प्लेयर्स जो कवर करते हैं, वो डिफेंडर्स प्लेयर्स मोस्टली नियर द लॉबी, या तो लॉबी के कोर्ट के अंदर और नियरेस्ट टू लॉबी 1 और 2 मीटर्स में जब रेडर्स मूवमेंट करता है या तो वो रिटर्न जाता है, तभी डिफेंडर्स थ्रस्ट मारते हैं, डैश लगाते हैं। मीन्स के डैश ऐसे लगाते हैं अपने दोनों हाथों के पंजों से रेडर्स को इस प्रकार से धक्का देते हैं कि रेडर्स को इंजरी ना हो, रेडर्स
लॉबी से बाहर चला जाए, साइड लाइन से भी बाहर आ जाए, और डिफेंडर्स है वो डिफेंडर्स कोर्ट में ही रहे, डिफेंडर्स कोर्ट से बाहर नहीं जाए, नहीं तो वो आउट हो जाएंगे। केवल और केवल इस स्किल्स में रेडर्स को बाहर निकालना है। तो जो बलशाली शक्तिशाली जो खिलाड़ी है, डिफेंडर्स है, वो लोग क्या करेंगे, इस खिलाड़ी को जब रेडर्स मोशन में होता है, वापिस अपने सेंट्रल लाइन के पास क्रॉस करके कोर्ट में जाता है तभी, या तो फिर जब रेडर्स का मोमेंटम चल रहा होता है, चैंटिंग चल रहा होता है कबड्डी कबड्डी, उस वक्त डिफेंडर्स प्लेयर सिंगल, डबल या ट्रिपल में ब्लॉक करके उसको मैदान से hand touch. Friends, now after the concluding of defense skills, now I will start offensive skills. Hand touch. रेडर्स बहुत ही चपलता के साथ अपोनेंट्स कोर्ट में चैंटिंग करके जाता है, तब डिफेंडर्स को आउट करने के लिए, पॉइंट प्राप्त करने के लिए वो अपने लेग मूवमेंट के साथ, अपना आई हैंड एंड लेग मूवमेंट के साथ अपने लंबे हाथों से वो डिफेंडर्स को टच करने की, आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे देखो ये हैंड टच कर रहे हैं, उसका पूरा आईज विजन्स, उसकी निगाहें डिफेंडर्स प्लेयर्स के थाइस पर है, अपने लंबा हाथ लगाकर प्लेयर्स को टच कर रहे हैं, आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका बॉडी मूवमेंट देखो, उसका लेग प्रेसिंग कितना बढ़िया है। ये बैलेंस रख कर ये खिलाड़ी को आउट करने की ट्राई कर रहा है। The next skills of raiders is foot touch. जब अच्छा खिलाड़ी रेड करके अपोनेंट कोर्ट में डिफेंडर्स को आउट कर रहा होता है, तब अपने लंबे हाथों से खिलाड़ियों को पैर को टच करता है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो उनका फुटवर्क बहुत ही अच्छा होना चाहिए। फुटवर्क अच्छा होगा तो रेडर्स है वो रेडर्स लेग स्ट्रेच करके मोस्टली जो डिफेंडर्स के बाजू का एरिया है वो कवर कर सकता है, और अपने हाथ से प्लेयर्स को फुट टच या चेस्ट टच, यहाँ पे नीचे दिख रहेगा अपर लिम्स पर टच कर रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर खिलाड़ी के पास अच्छा स्ट्रेचिंग मस्कुलर बॉडी है तो वो उसका फायदा उठाकर अपने लंबे हाथों से खिलाड़ी को अपर पार्ट में या तो यहाँ पर लोअर पोर्शन में वो टच करके पॉइंट प्राप्त कर सकता है। फुट टच, फ्रेंड्स ये भी एक रेडर का बहुत ही अच्छा स्किल्स है। टो टच, जहां पर रेडर्स की लेग स्ट्रेंथ, लेग एंड आई कोऑर्डिनेशन और पैरों का विस्फोटक बल अगर ज्यादा है तो यह टेक्निक, ये स्किल्स वो यूज कर सकता है। जहां पर देखो ये बक लाइन पर उसका पैर है या बोनस लाइन पर पैर है, और यहाँ सॉरी ये बक लाइन पर उसका पैर है और ये बोनस लाइन पर प्लेयर्स को टच कर रहा है। देख सकते हैं आप अपना वो कैसे बैलेंस बनाया, कैसे लेग स्ट्रेच किया है, वो अपने राइट लेग से डिफेंडर्स प्लेयर को यहाँ पे टो टच कर रहा है, जबकि डिफेंडर्स प्लेयर को पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या स्किल्स कर रहा है। लेकिन रेडर्स थोड़ा बैलेंस बनाए, थोड़ा अपनी बॉडी को बाईं और झुकाते हुए राइट साइड्स में वो अपने पैर को स्ट्रेच कर कर डिफेंडर्स प्लेयर्स के टो टच को टच करता है और पॉइंट प्राप्त करता है। फ्रेंड्स ये स्किल्स हैं वो रेडर्स के लिए बहुत ही खास स्किल्स हैं। ये स्किल्स प्राप्त करने के लिए रेडर्स के पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी के क्वालिटीज होनी चाहिए। ओके, ये स्किल्स को डुबकी कहते हैं, जहां पर खिलाड़ी 3 या 4 खिलाड़ियों के बीच वो ब्लॉक हो जाता है, या 3 या 4 प्लेयर डिफेंस करते हैं, और जब ब्लॉक लगाते हैं तब डिफेंडर्स की पीठ पर, बैक साइड पर दोनों हाथ को रख के जंप मार के निकल जाना होता है, या तो फिर वो दोनों डिफेंडर्स के दोनों पैर्स के बीच में से निकल जाता है। स्कॉट लेग, जब रेडर्स अपना
रेड करता है तब उसका लेग मोमेंटम के साथ हो सके उतना वो लेग का ये लेग का भी इस्तेमाल करता है। लेग मूवमेंट के साथ ये डिफेंडर्स को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स कि ये टो टच जैसा स्किल है, टो टच जैसा स्किल्स ये यूज करता है। स्कॉट लेग, जैसे कि वो स्कॉट लगाता है तो ये स्कॉट लगा, देखो ये यहां पर ये लेग से दूसरे खिलाड़ी के डिफेंडर्स को टच करने की कोशिश कर रहा है। ओके, किक रेडर्स के लिए एक ये स्किल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका लेग स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, जिसका थाइस मसल्स अच्छे होते हैं, वो खिलाड़ी किक लगा सकता है। अपने पैरों में बहुत ही ताकत होती है, तो वो खिलाड़ी किक की प्रैक्टिस करके अच्छे खासे पॉइंट प्राप्त कर सकता है। किक के लिए क्या होगा, अगर किक मारते हैं तो वो डिफेंडर्स का और रेडर्स के बीच में जो दूरी होती है वो थोड़ी सी नजदीक और कवर हो जाती है और अंक पॉइंट्स प्राप्त कर सकते हैं। किक में भी अलग अलग प्रकार की किक होती है, फ्रंट किक होती है, साइड किक होती है, बैक किक होती है। अच्छे खिलाड़ी तीनों तीन प्रकार की किक्स लगाते हैं। ओके, रेड मैकेनिज्म। रेड मैकेनिज्म क्या है? नॉलेज अबाउट द गेम इज नॉट इनफ, फिजिकल फोर्स इज जस्ट 50% ऑफ द बेसिक नीड दैट अ गेम डिमांड्स. Another 50% is the tactics required to use your physical force efficiency. So let's discuss about some necessary games tactics that you need. फ्रेंड्स, रेड मैकेनिज्म क्या है? कबड्डी खेल के लिए खिलाड़ी के पास 50% फिटनेस भी होनी चाहिए और 50% मेंटल मेंटल डेवलप के साथ टैक्टिस भी होनी चाहिए। अगर खिलाड़ी कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, फिट क्यों ना हो, लेकिन वो टेक्निक नहीं है, स्किल्स नहीं है, व्यूहात्मक तरीके से खेलते नहीं है, टेक्निकल स्किल्स नहीं है और टैक्टिस नहीं है, तो वो जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छी टीम के लिए, अच्छे खिलाड़ी के लिए टीम का कॉम्बिनेशन इज मस्ट और कॉम्बिनेशन के साथ टैक्टिस और टेक्निक इज मस्ट। तो यहां पर हम देखेंगे रेड मैकेनिज्म। तो जो रेड लगाता है वो मैकेनिज्म क्या होता है? तो सबसे पहले तो खिलाड़ी को अपोनेंट कोर्ट में एंट्री कैसे लेनी होती है, कैंट बोलना होता है, यानी कबड्डी 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 बोलना होता है। फुटवर्क, जब रेडर्स फुटवर्क के साथ अपोनेंट कोर्ट में एंट्री लेता है तो उसका फुटवर्क, लेग मूवमेंट भी अच्छा होना चाहिए, विद बैलेंस के साथ होना चाहिए, पूरा बॉडी बैलेंस होना चाहिए। सेटलिंग पैथ ऑफ द अटैक, जो अटैक होता है वहां पर जो डिफेंडर्स होते हैं वहां पर रेडर्स को कैसे अटैक करना है वो एक टारगेट सेट करना होता है, वो पैथ सेट करना होता है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, सेंटर से लेफ्ट टू राइट, सेंटर से राइट टू लेफ्ट, वैसे खेलते हैं। टैक्टिस, अलग अलग व्यूहात्मक योजनाएं बनानी पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, प्रेजेंटली बोनस लाइन गेम इज वॉच। अभी नए खेल में, कबड्डी में बोनस लाइन पर खेलना और बोनस लाइन पे खेलकर बोनस पॉइंट प्राप्त करना, ये एक बहुत ही नेसेसरी और फेमस स्किल्स बन गया है। द बोनस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एंटीज दैट यू हैव ऑन द अदर side of your zone. If the number of antis are 6, then just by crossing the bonus line, you can earn a point for your team. Otherwise, you have to go to deeper inside into the zone and score. अगर डिफेंडर के 7 या 6 खिलाड़ी है तो रेडर्स जब बोनस लाइन क्रॉस करेगा तो उसको बोनस पॉइंट मिल सकता है, अन्यथा उसको डीप में जाकर खेलना पड़ेगा और खिलाड़ी को आउट करके वापस आना पड़ता है, तभी वो बोनस पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन सिंपल पॉइंट, टच पॉइंट मिल सकता है। एंट्री, अ रेडर कैन यूज राइट, लेफ्ट और सेंट्रल जोन फॉर हिज एंट्री इनटू द कोर्ट। हाउएवर, हिज एंट्री डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स वेरी स्ट्रांगली: द पोजिशन ऑफ द रेडर एट द टाइम ऑफ हिज एक्ट एज टीम डिफेंस सिस्टम। रेडर के लिए एंट्री, मैंने जैसे पहले बताया, लेफ्ट या राइट साइड जोन से या सेंट्रल जोन से वो एंट्री कर सकता है, लेकिन वो क्या देखे, डिफेंस का जो डिफेंडर्स है वो कौन से सिस्टम्स के आधारित खड़े हैं, क्या उनका प्लानिंग है, उस हिसाब से रेडर्स अपनी पोजीशन में बदलाव लाता है। द डायरेक्शन ऑफ द अटैकिंग साइड इज मूविंग डायरेक्शन। ओके, रेडर्स अपनी एंट्री डायरेक्शन ऑफ द अटैकिंग साइड, जहां पर अटैक है वहां पर वो कर सकता है, जहां पर अटैक लूज है वहां पर वो भी अटैक कर सकता है।
फुटवर्क फ्रेंड्स, रेडर के लिए क्या फुटवर्क चाहिए? द मूवमेंट ऑफ द फुट ऑफ द रेडर ड्यूरिंग हिज रेड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. The footwork, however, depends upon following factors: position of the body, stance of the raider, speed with which he moves, agility, and style of movement. Ante not only saves himself but also gets the raider down to score points. The defense should be impregnable and fortified. Every player must have a specific position in his court and assigned with a specific task, irrespective of the system of play adopted. Which position suits a player should be decided by the coach. The basic kind of footwork used by the ante, irrespective of his position, is the leading leg footwork. Proper footwork is extremely important because all defensive techniques such as individual holds, chain holds and combination holds depend upon this footwork. The defense should have a sort of sixth sense in his observations of a raider's move and to anticipate his actions. Every player must be conversant with the required skills to hold a raider, whether they are initiating or supporting the hold. So, a good combination and coordination in the defense is also a must. Above all, an ante should be totally physically fit. It is said that prevention is better than cure. Before a raider can penetrate the defense should fortify themselves against any attack. The court of defense is divided into 3 zones: the right zone, the center zone and the left zone. The right and left zones are also called wings or corners. The right zone consists of 2 players called right corner and right in. Whenever corner chain is to be formed, the RC or the right corner must hold the wrist of the RI to form a link. Whenever the raider plays in the right zone, the RC and RI will not form a chain and remain separate in order to initiate individual holds. The central zone comprises 3 players: the right cover or the R cov, the center man or the CM, and the left cover, the L cov. Center zone players are the front-line defensive players and form the backbone of defense. When the raider attacks the left zone, the CM and R cov form a chain, whereas when the raider attacks the right zone, the chain is formed by the L cov and the center man. Left zone, like the right zone, comprises of left corner LC and left in LI. When the raider attacks, the defense also has some skills rolled up its sleeves. Ankle hold is used by the defense against leg thrusts and foot touches by the raiders. A sharp eye is needed to observe the raider's foot movement. Hold it by the ankle and pin down the raider by lifting him, pulling him or changing his direction. To get a perfect hold, a player should follow the drills for ankle hold. Players hold the partner's ankle and try to stop him from escaping. The raider will be asked to take 5 leg touches on these targets while the ante tries to hold his ankle and stop him from escaping. Number of successes and failures are counted. Another very popular defense technique is that of thigh hold. When the raider's leg is in the reach of the ante should bend his upper body to be in line with the raider's hip joint to check the raider's speed. Maintaining his balance, he should encircle the thigh with his free hand. To have a better grip, elbow should be used instead of palms or wrists. The inner hand should be placed below the knee joint. It is advisable to put a supporting hand on the ankle from behind to turn the raider's direction easily. The thigh hold can be executed if a situation arises. The thigh hold from behind. The thigh hold on the same stance. The thigh hold with forward skip and taking step and hold are also some methods. Like thigh hold, knee hold is a hold where the raider is caught by the ante at the knee joint by forming a grip. The elbow grip is better than the wrist grip in this case. To have a steel-like grip,
the player should do these drills. The player holds the thigh of a partner who moves forward. The player will try to resist and pull the partner towards his direction. The partner will try to go forward while the catcher moves with the partner, holding both his thighs in the same direction. The player encircles the thighs and lifts the partner while rushing towards the flag post, and then takes a turn to reach the starting point. So, we have seen that Kabaddi is not for the weak-knee person, and the next hold sounds the death knell for a raider. Even a WWF wrestler cannot break the waist hold of a good Kabaddi player. Waist hold or the trunk hold is normally applied when a raider is to be caught from behind. After covering the raider from behind, the ante should use his free hand to encircle the raider's waist from the outer side. Along with this, the inner hand should be used to make a firm grip by interlinking fingers, by holding the wrist of the outer hand, or by holding the waist with palms. The raider can be lifted up, his direction can be changed towards the end line with the help of other antes, or the ante can fall back or roll back to pin down the raider. In a dance, you hold the waist of the girl lightly, but here the waist hold is like that of a WWF wrestler, so to get an iron grip on the raider's waist, come along for these drills. Hold the waist of the partner, lift him up and change his direction. Repeat it 10 times. Change the partner and repeat the drill. Lift the partner by holding his waist and run up to the cone and back to the starting position. Lift the partner and take turn completely in a circular motion. All the players hold the trunk of the player in front to form a train. A single player who is standing opposite will try to touch the last player of the train. All the players will try to guard the last player by moving away from the opponent's attack without breaking the waist hold. If the player is put out, he will change his position and the game will resume. A skipping rope is used to hold the waist of the partner firmly. The partner will try to pull the player and move forward. Resist the partner's move and try to stop him. While the waist hold is deadly, the wrist hold is a defensive skill and nowadays used only occasionally if a situation demands. The wrist hold could be by holding the wrist from above or holding the wrist from below. It is better to use the wrist hold as a combination hold with some other hold. The wrist hold should be such that anything in the grip should never get loose. Come, let's get the grip. To improve the grip strength, players are asked to climb a rope keeping their bodies straight. 2 players can be made to do the drill, making it competitive. Players hold the wrist of one another and pull in the opposite direction. This is done from midline to buck line as a competitive drill. 2 players hold each other's wrist and swing in a circle. The player in the center holds the wrist of the players on either side who resist his hold. A stout stick or rope is held by 2 players. Each player tries to pull the other in his direction. Blocking is a defensive skill used by covers and corners. It is the art of creating a wall of obstruction in the path of the raider to prevent his movement. The defense can use the parallel stance or the diagonal stance to block the raider. The raider can be blocked on the spot or with a small skip. A running block is a sudden and surprising attack on the raider. In the following block, ante blocks the raider from behind, unseen, and before the raider realizes, he is caught. We know that strength lies in unity. In Kabaddi, the chain system follows this maxim. Players form a chain to outclass even a mightier, or in fact any raider. A strong grip to form a chain can be by holding the wrist of the other player, holding hands with interlinked fingers, or by holding each other's palms. The formation of a strong chain covering the path of the raider
and always maintaining the chain should be taken care of whenever the chain system is used. There are three types of chain holds. One is chain holds by center and corner zone players. The other, that is the running chain hold, is formed by antis using a natural running style. This is more of an offensive skill, although used by the defense. Following chain holds are formed from behind a raider. It should be quick in execution to execute the raider. A chain is as good as the individuals who make it. To develop an individual, drills are the best solution. Chains are formed with two players. Each chain starts at a signal from the coach, moves on leading leg towards the cone, and runs back after taking a turn of the cone to starting point. Two players form a chain, lifting a third player with the chain hold, taking him up to the end line. The partners are changed and the action repeated from one end line to the other. Mastery over skills and techniques is incomplete without a well-defined strategy and tactic for an individual and the team. Strategy signifies the elaborate plan of action devised for the team much prior to the actual competition, while tactics refer to putting this plan of strategy in practice during the actual game situation. For the raider or the offensive team, escaping from the ante and coming home is as important as getting the ante out. When turning out to escape, the raider should place both his hands on the outer region of the chest or shoulders of the initiator to check his speed and disallow him to cover with the chain. He should take the support of the ante and take a reverse turn on the outer side to come out of the chain or the block. The raider can even take another turn to escape if any other supporting player comes close to him. If area is insufficient for a turn, the raider should fall or roll on the ground to cover the distance and reach the home court safely. Jumping over the chain or ante is simply a jump over the defense players. A raider should not stop his rhythm of attack once he is covered by the chain. He should jump taking maximum force from the ground by flexing his knees and take a roll with the support of his hands. Plunging through the chain is an effective skill for short and fast raiders since it is easy for them to bend and run, plunging through the ante formation. Creating a gap in the ante's chain and escaping through the gap thus created is another tactic of the raider. Lifting the ante can be done by a raider by bending his upper body and charging on the ante. The raider places his shoulder at the hip joint of the ante and rushes towards the midline. At the same time, raider holds the nearest leg of the ante and lifts with both his hands, disturbing the ante's balance, thus enabling him to move more easily to the midline. If a raider is trapped by a chain near his home court, he can use the sliding through tactic. The raider takes the support of the ante or the chain with both his hands and slides to cover the distance, putting his body weight on the initiator. If the distance is more, he should crawl to cover the same. If even after sliding he is covered by the chain, he should take a sideward roll and reach his court with his outstretched legs. Breaking the chain is for raiders who are heavier and stronger than the antes. The raider has to directly enter the chain with force so that his fall on the chain will break it, making a route for him to escape. Rolling and diving are the effective raiding tactics to escape from struggles as well as to cover the distance to reach home quickly. कबड्डी टूर्नामेंट। कबड्डी खेल गांव से लेकर विश्व कक्षा तक, विश्व स्तर तक पहुंच गया है और छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक कबड्डी टूर्नामेंट होती है। जो मेजर इवेंट्स है इंडियाज में वो मैं बताता हूँ और वर्ल्ड लेवल पे कौन सी फेमस टूर्नामेंट है। सबसे पहले तो स्कूल गेम्स है। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया उसका प्लानिंग करती है। जूनियर नेशनल्स है जो एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया उसका आयोजन करती है।
इंटर कॉलेजेस एंड ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटीज कंपटीशन, जो इंटर कॉलेज है वो कॉलेज लेवल पर उसका आयोजन किया जाता है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी है वो AIU की तरफ से हर साल ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी का आयोजन होता है। सीनियर नेशनल्स वापस से कबड्डी फेडरेशन उसका प्लानिंग करता है। ऑल इंडिया ओपन कबड्डी वो भी एसोसिएशन फेडरेशन की तरफ से प्लानिंग होता है। खेलो इंडिया पिछले 3-4 साल से इंडियन गवर्नमेंट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री खेलो इंडिया गेम्स का में भी कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन करती है। प्रो कबड्डी सीजन 2014 से प्रो कबड्डी सीजन की शुरुआत हुई और बहुत ही सक्सेसफुल रही है। उस कारण से आज घर घर में कबड्डी का विस्तार प्रचार प्रसार बढ़ा है। जूनियर वर्ल्ड कप्स होता है, वर्ल्ड कप कंपटीशन होती है, एशियन गेम्स होती है और सैफ गेम्स होती है। ये कबड्डी की अलग अलग स्पर्धाएं हैं। फ्रेंड्स, मीट यू विथ न्यू चैप्टर। थैंक यू।